सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मशरिक़ वुस्ता की जंग अब छठे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, जबकि अमेरिका की जानिब से ईरान को दी गई डेडलाइन में महज एक दिन बाकी रह गया है। लेकिन इस कशीदा माहौल में गुज़िश्ता रात एक अहम सिफारती पेशरफ्त सामने आई है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एक दो मरहलों पर मुश्तमिल अमन मंसूबा तैयार करके अमेरिका और ईरान के सामने रखा है। इस मंसूबे का पहला मरहला फौरी जंगबंदी पर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे में न सिर्फ कशीदगी में कमी मुतवक्के है बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी फौरी तौर पर खोला जा सकता है, जो आलमी तवानाई की तरसील के लिए इंतहाई अहम गुज़रगाह है। दूसरे मरहले में एक जामे मुआहदे की तजवीज़ दी गई है, जिसके तहत ईरान मुमकिना तौर पर जौहरी हथियारों की तैयारी से दस्तबरदार होने का अहद करेगा, जबकि उसके बदले में उस पर आयद इकनॉमिक सैंक्शंस ख़त्म की जाएंगी और बैरून मुल्क मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। इस तमाम पेशरफ्त में पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट और वाहिद राब्ताकार के तौर पर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर और ईरानी क़यादत के साथ मुसलसल राब्ताकारी को इस सिफारती पेशरफ्त में मरकजी हैसियत हासिल है। ताहम इस अहम डेवलपमेंट से चंद घंटे कबल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक गैर मामूली और सख्त डेडलाइन देते हुए वार्न किया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फौरी तौर पर ना खोली गई तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। सोशल मीडिया पर इन जारहाना बयान सिफारती रिवायात से हटकर देने का सिलसिला जारी था, जिसने खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया। इसके जवाब में ईरान की जानिब से भी सख्त रद्द अमल आया। ईरानी क़यादत के करीबी हलकों ने इंदिया दिया कि अगर अमेरिका ने कोई मजीद जारहाना कदम उठाया तो न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बल्कि बाबुल मंदब जैसे अहम बहरी रास्ते भी मुतासर हो सकते हैं, जिससे आलमी तवानाई और तिजारत का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार हो सकता है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि क्या इस्लामाबाद की जानिब से पेश करदा ये मुजव्वज़ा मुआहदा इस बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने में मौसर साबित होगा। और एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात को सेफ डिपॉजिट वापस किए जाने की खबरें सामने आई हैं। क्या ये इक़दाम खित्ते में बदलती हुई माशी और सिफारती तरजीहात की अक्कासी करता है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, PMLN से ताल्लुक़ है। ज़मीर अकरम साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये जो मुजव्वज़ा इस्लामाबाद अकॉर्ड की तैयारी और इसको पेश करने के लिए की गई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, इससे रिलेटेड आपके पास ख़बर क्या है और आप कैसे इस सारी सिचुएशन को जो है वो देख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं? ये तमाम जो मालूमात हैं, ये रॉयटर्स जो एक बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी है उसकी एक न्यूज़ आइटम थी, उसकी बुनियाद बनी है, लेकिन अभी तक सरकारी हलकों की तरफ से कोई इसकी तस्दीक नहीं की गई। अगरचे ये एक मंतकी सलूशन है जो ऑफर किया गया है, जिसमें सीज फायर के बदले आबनाए हॉर्मुज़ की फौरी जो ओपनिंग है और फिर जो ज्यादा मुश्किल इश्यूज हैं उनको दूसरी फेज के लिए रख दिया है। तो लिहाजा इस वक्त जो है हमारे सामने सीज फायर और आबनाए हॉर्मुज़ का खोलना जो है, जो कि एक लॉजिकल आगाज है इस प्रोसेस का। दूसरा ये है कि गालिबन एक दफा फिर साबित हो रहा है कि सदर ट्रंप की हर धमकी जो है वो मुज़ाकरात की दावत होती है, कि वो धमकी देकर मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अपने जो ओपोनेंट है या दूसरी जो साइड है उसके ऊपर एक अमरीकी ताकत का एक असर डालना चाहते हैं। लेकिन इस दफ़ा मामलात इतनी आसानी से हल नहीं होंगे, क्योंकि इस जंग में अगर हमें कोई चीज़ अमेरिका के हवाले से नतीजा निकाला है वो ये कि अमेरिका तो अब ना ही कोई बहुत ही रिलायबल साथी है और ना ही रिलायबल दुश्मन है। और अमेरिका की पहली जो आगाज में उन्होंने अपनी जो महारत का सबूत दिया और अली खामनाई को शहीद किया,
लेकिन वो तमाम महारत जो थी, अभी हमने कल भी इसका सबूत दिया है जब उन्होंने अपने एक एयरमैन को रेस्क्यू किया है ईरान के अंदर से। लेकिन उसके बावजूद ये जो तमाम अमरीकी अफवाज की महारत है, ये सदर ट्रंप की जो लीडरशिप है और उनकी जो तस्वीराती या स्ट्रेटेजिक सोच है, उसके मुकाबले में आकर के ये तमाम महारत खत्म हो जाती है। क्योंकि अमेरिका अपने मकासद जो है, सवाई ये कि ईरान में बहुत ज्यादा तबाही फैलाई है और कोई मकसद हासिल नहीं कर सका, बल्कि उसका एक बहुत ही खतरनाक नतीजा निकला है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि नहीं, एक बात जो मैं मुकम्मल कर लूं, खतरनाक नतीजा ये निकला है कि इस तनाज़े से, इस जंग से कबल ईरान सोच भी नहीं सकता था कि वो आबना हुर्मुज़ को रोके। वो सिर्फ उसके प्लान्स के अंदर था कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे। अब ये हकीकत बनकर दुनिया के सामने खड़ा हो गया है और इसका इलाज इतना आसान नहीं हुआ। ठीक है, सो आप ये कह रहे हैं कि जो बिकॉज ऑफ बिग ब्लंडर बाय यूएसए, अब वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो एक डेटरेंस के तौर पर ईरान ने उसको जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। ये वो ईरान की सबसे बड़ी सबसे जो बड़ी ताकत बनकर उभरी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ज़मीर अकरम साहब, पहले जंगबंदी फिर जामे मुआहिदा, पाकिस्तान की इस प्रपोजल पर जो आपकी क्या इम्कानात और ख़दशात हैं, या क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी सारे इशू? मेरे ख्याल में ये जो, अगर ये सही है, रॉयटर्स की जो खबर है ये सही है, तो ये 2 स्टेप अप्रोच जो जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, ये मेरा ख्याल है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि सबसे पहले तो जंगबंदी होनी चाहिए, और जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हो गया है, जो अपना हुर्मुज़ को बंद किया गया है, उसको खोल दिया जाए। क्योंकि जो तेल की और गैस की बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहाल हो सके, और जो दुनिया के जो माशी हालात पर जो इसका असर पड़ा है और उसको एड्रेस किया जा सके। तो ये तो पहली चीज़ है। लेकिन जो दूसरा जो कदम होगा वो ज़्यादा पेचीदा होगा, ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों जो हरीफ हैं उनके लिए मुश्किल होगा मानना। मेरा ख्याल है कि ईरान ने तो पहले से कहा हुआ है कि उन्होंने ये अपना एक कमिटमेंट दी भी है कि वो एटमी हथियार बनाने के लिए वो नहीं चाहते हैं, और उनका जो एटमी प्रोग्राम है वो पीसफुल यूजेस के लिए है। तो वो उनके लिए कहना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर अमेरिका बहाल करेगा उनकी जो भी सैंक्शंस उनके ख़िलाफ़ लगाई गई हैं वो हटाएगा, उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को फ्रीज़ किया गया है उन्हें ये रिलीज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि क्या कोई ऐसा समझौता निकल सकता है कि इसके बाद फिर ईरान पर हमला ना हो। क्योंकि देखिए, मेरे लिए सबसे जो इसमें जो सबसे जो रोल, जो बुरा रोल है या नेगेटिव रोल है ये सारे खित्ते में, वो इज़राइल का है। और इज़राइल के ही कहने पर अमेरिका ने हमला किया है ईरान के ऊपर। तो इज़राइल को इस पर आमादा करने के लिए फिर अमेरिका को करना पड़ेगा कि इज़राइल की जो लीडरशिप है उसको आमादा किया जाए कि जी आप सीज़ फायर मान लें और आप एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के तरफ भी बढ़ने के लिए तैयार हों। ठीक है, राइट, पॉइंट टेकन। जनरल साहब, एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की वो डेडलाइन में अब 1 दिन रह गया, और जो फरीकैन हैं उनकी धमकियों को अगर सामने रखते हुए आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जानिब से दिया गया जो प्रपोज़ल है वो फौरी जो है वो कोई सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सकता है, डीएस्केलेशन हो सकती है? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी इस पर? थैंक यू वेरी मच आदिल साहब फॉर हैविंग मी, और मेरा एक्सीलेंसी ज़मीर साहब को और खुर्रम दस्तगीर साहब को बहुत सलाम। देखिए, विद प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उनकी धमकी के बाद मुकम्मल सीज फायर भी हो सकता है, और इवन डिप्लोमेटिक डिस्कशंस के दौरान वॉर भी हो सकती है। वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स इन द पास्ट, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान वाला ये जो एग्जिट कार्ड है, इसके अलावा मुझे तो कोई और कार्ड नजर नहीं आ रहा, और पाकिस्तान इस कार्ड में और ज्यादा फिनेस डाली है। जब पाकिस्तान ने 4+1 किया है इसको, 4 वो कंट्रीज जो पाकिस्तान में आए, वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत की,
सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की एंड पाकिस्तान, और उसके बाद जब चाइना गए, क्योंकि चाइना जो है दैट विल गिव कॉन्फिडेंस टू ईरान आल्सो के आपका कुछ कि जो गारंटीज वो मांगते हैं या जो कॉन्फिडेंस अपना बहाल करना चाहते हैं, या जो फ्यूचर के 8 महीने बाद 9 महीने बाद दोबारा ना ये चढ़ दौड़े। एंड सेकेंडली अमेरिका जो है, यूएस जो है, वो इस वक्त अपने नेटो यूरोपियन अलाइज से बड़ा खाइफ है। एटलीस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका कह लें या प्रेसिडेंट ट्रंप कह लें, प्रेसिडेंट ट्रंप जरूर खाइफ है, और उन्होंने अभी वेरी सून ही इज विजिटिंग चाइना, और उनके अंदर एक सोच ये भी पाई जाती है कि वो चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या बेहतर रिलेशनशिप विद चाइना जो है, ये रहेंगे तो ये दोनों मेन कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, लेकिन वो फिर वेस्ट को या उनको एक दिखाने के लिए कई दफा वो चीजें करते हैं ऐसी जिसमें उनको अपनी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आई थिंक दिस इज द ओनली एग्जिट कार्ड। बात यह है कि जी विद प्रेसिडेंट ट्रंप आपको कभी कभी चांसेस लेने पड़ते हैं। जमीर अकरम साहब बेहतर इस पर कमेंट कर सकेंगे। वर्ल्ड इज नॉट फंक्शनिंग इन ऑर्डर, किसी ऑर्डर में तो है नहीं कि डिप्लोमेसी को चांस। वॉर कैसी होगी है देख लेना, वॉर में मिलिट्री नुकसान कम हो रहे हैं, सिविलियन स्ट्रक्चर्स एंड सिविलियन एनर्जी, इकोनॉमिक, ये चीजें ज्यादा टारगेट हो रही है। नाउ द वॉर इज अबाउट हाउ मच पेन यू कैन इन्फ्लिक्ट ऑन द अपोनेंट नेशन एंड हाउ मच पेन यू कैन बेयर फ्रॉम योरसेल्फ ना। तो अब ये वॉर इस तरह की होगी है। तो आई थिंक दिस इज द ओनली एग्जिट कार्ड जिस वक्त पड़ा हुआ है। ऑफ रैंप चाहिए, लेकिन सबसे क्रिटिकल चीज है जो हमने नजर रखनी है, वो स्पॉइलर है, ट्रोजन हॉर्स इन द रीजन, इजराइल, कि वो अपने उसकी जितनी वॉर एप्लीकेशन अमेरिका की हैवी होगी, उतना गल्फ में गल्फ जीसीसी कंट्रीज, अरब कंट्रीज और ईरान के दरमियान एक रिफ्ट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो ही मिलिट्री एप्लीकेशन होगी। ये बताएं कि एक तो ज़ाहिर दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग है ना, वो अमेरिका न्यूक्लियर प्लांट्स, फिर उसके बाद मिसाइल्स थर्ड स्टेज के ऊपर, लेकिन इजराइल के तो ये मिशंस नहीं है ना। इजराइल तो डिफरेंट सोचता है, वो तो अपने मिशंस कंटिन्यू रखेगा। गारंटी कैसे मिलेगी इस सारे प्रोसेस पे जो ईरान मांग रहा है कि ये इंश्योर किया जाए, कोई कंक्रीट सॉलिड किस्म की गारंटी हो कि ये वॉर दोबारा नहीं होगी, जिस तरह जून 2025 के बाद दोबारा शुरू कर दी गई इस साल। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड ईरान की एक सिचुएशन को जी। ईरान को हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखना है। ईरान एक आइसोलेशन का शिकार था जी। ईरान वाज नॉट हैविंग मैनी फ्रेंड्स। 2 मेजर फ्रेंड्स थे उसके, चाइना और रशिया। रशिया जो है अपनी वॉर की वजह से इतना इम्पैक्टिव नहीं है। चाइना जो है उसका अप्रोच जो है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यही उसको गारंटीज 2 मेन कंट्रीज दे सकती हैं, एंड अलोंग विद पाकिस्तान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सऊदी अरेबिया की, जो शायद ईरान के ज़हन में कर रहे, लेकिन ईरान के अंदर से जिस तरीके से बयानात आए हैं, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ने, जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर ने, और जिस तरीके से पीपल ऑफ ईरान थ्रू देयर पार्लियामेंट एंड थ्रू देयर स्ट्रीट्स आल्सो जिस तरह रिफ्लेक्ट किया है, तो आई थिंक दे आर आल्सो शोइंग कॉन्फिडेंस इनसाइड ऑन पाकिस्तान कि जी पाकिस्तान इज आल्सो अ फ्रेंड। वॉर के अंदर आपको एनिमीज तो बिल्कुल सामने आ जाते हैं, यू हैव टू क्रिएट फ्रेंड्स आल्सो। तो ईरान इस वक्त चूंकि समझता है ईरान कि मिलिटरीली आई एम एट अ बेटर पोजीशन एंड स्ट्रेटेजिकली आई एम एन एक्सट्रीमली बेटर पोजीशन, तो मैं इसको आपको लगता है कि ये 3 कंट्रीज है, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, ये गारंटी दे सकता है। डिस्कशन हमारी जारी है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाने इस जंग से मुताल्लिक, उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खुरम साहब, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं जरा आपसे भी जानना था, गारंटी कौन देगा? ईरान आपके भी ख्याल में इन्हीं तीनों गारंटीज पे आएगा? और फिर दूसरा जो जनरल साहब बात कर रहे हैं, तो टेक्निकली ऐसा लगता भी है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया का पैक्ट भी है, सिक्योरिटी पैक्ट भी है, तो अगर चाइना और रशिया के बाद कोई है तो पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट से जो अब उसके ईरान के ताल्लुकात हो गए, पाकिस्तान नंबर 1 ही रहेगा। पाकिस्तान पहले ही रहेगा। अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जरूर है, लेकिन जो ये लिंक अगर रिस्ट्रेंट कोई सऊदी अरेबिया शो कर रहा है तो वो भी तो पाकिस्तान की वजह से भी कर रहा है। पाकिस्तान इज अ मेजर एक्टर इन दैट। जी, मेरी यही पोजीशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने असल में जो सीक्वेंस बताया था, वो सीक्वेंस ये था आपने कि चाइना, रशिया और 3 है ऐसी जो कर सकती पाकिस्तान। सो व्हाट इज योर टेक ऑन खुरम दस्तगीर साहब? जी, पाकिस्तान और चाइना ने जो मिलकर पिछले हफ्ते फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार सब तशरीफ ले गए, वो जो 5 नुकात हैं वो बहुत सारे सवालात के जवाबात हैं, जिनमें से एक का जवाब है वो ये है कि गारंटी कौन देगा।
क्योंकि इस वक्त अमेरिका की गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो लिहाजा वहां हमारे पास अमेरिका जैसे मुल्क को अगर बाउंड करने के लिए कोई मैकेनिज्म है, तो जो उसका 5वां नुक्ता है पाकिस्तान चाइना इलामिये का, वो है अक़वाम मुत्तहिदा। जिस भी हालत में है, बहरहाल एक दुनिया के तमाम ममालिक का एक इदारा है, और अगर किसी किस्म की कोई गारंटी स्मॉल और लार्ज कोई दे सकता है, तो वो यही होगा कि अगर इसको इसका जो स्टेज 2 है जो प्रपोजल की, उसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए इस सारे मामले को बाउंड किया जाए, अमेरिका को भी बाउंड किया, चाहे अमेरिका बाउंड नहीं हो सकता, ये भी एक हकीकत है। तो लिहाजा एक तो गारंटी जो है सवाए मेरे इस वक्त इस प्रोसेस की अमेरिका के हद तक सवाए यूएन के अलावा और हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है जो कर दे सके। दूसरा ये है कि इस स्टेज में जो गारंटीज हैं वो जो अरब ममालिक हैं उनको भी चाहिए ईरान से। जिस तरह ईरान की बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है कि हम अभी सीज फायर कर लेते हैं, हम जंगबंदी का मुआहिदा भी कर लेते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद इसराइल फिर उनके ऊपर मिसाइल फेंकना नहीं शुरू कर देगा। लेकिन इसी तरह की गारंटी जो है वो जो अरब ममालिक हैं वो भी चाहेंगे ईरान से कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी स्ट्रेस होती है तो ईरान उन पर हमला नहीं करेगा। अब ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है कि क्या फिर अरब ममालिक ने अमेरिका को जो अड्डे देकर रखे थे, जो वहाँ बहरीन में और कतर में खास तौर पे उनकी फौजियों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही है, क्या वो मौजूद रहेगी और इस सिलसिले में क्या कोई लॉन्ग टर्म सिचुएशन हो सकती है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना तो निस्बतन आसान है, लेकिन अब उसका जो मुस्तकिल सलूशन है उसमें भी अरब ममालिक पूरी तरह एक फरीक के तौर पर सामने आएंगे। तो इस वक्त तो फर्स्ट स्टेज 1 में तो गालिबन अमेरिका और ईरान 2 फरीक से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो सेकंड स्टेज है वो बहुत पेचीदा होगी। उसमें गारंटीज का इशू है जिस तरह आपने कहा, लेकिन उसके अंदर जो है दुनिया की मईशत को एक मुस्तहकम बुनियाद पर लेकर चलने के लिए कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। अब वो चाहे कोई खित्ते के ममालिक हों, चाहे पाकिस्तान इसमें बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है कि ये जो आबनाए हॉर्मुज़ है जिसके बिल्कुल दहाने पर पाकिस्तान की गवादर की बंदरगाह है, क्या पाकिस्तान इसमें कोई रोल अदा कर सकता है। और क्योंकि इशू अभी सिर्फ ये नहीं है जिसका जिक्र भी ज़िम्नन हुआ है कि सिर्फ तेल और गैस है। अब ये जो अरब ममालिक हैं ये नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स में भी बहुत क्रूशल इनपुट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। ये हीलियम एक्सपोर्ट करते हैं, ये सल्फर एक्सपोर्ट करते हैं, ये खाद यानी यूरिया एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ पॉलीप्रोपिलीन पॉलीइथाइलीन एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका बाकी दुनिया की इंडस्ट्रीज जो हैं जिसका उन पर इन्हसार है इस एक्सपोर्ट का। तो लिहाजा यहाँ जो है सदर ट्रंप ने जिस तरह की भी गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की है, लेकिन अगर वो ये सारे मामले को बहुत जल्द हल नहीं कर लेते तो दुनिया में एक इम्प्लोजन होगा, इकोनॉमिक इम्प्लोजन, यानी अंदर की तरफ एक धमाके होंगे क्योंकि ये जो अगली स्टेज है जिसको हम एस्केलेशन कहते हैं, और ईरान ने इसकी हमें कहते हैं ना एक ट्रेलर दिखाया जब चंद दिन पहले आपने देखा कि हूतीज ने एक दफा फिर एक मिसाइल फेंका। तो अगर बाबुल मंदब जो हॉर्मुज़ से भी तंग जगह है, जो जहां से यमन और अफ्रीका का जो साहिल है उसके दरमियान से सारे जहाज गुजरते हैं, क्योंकि बाबुल मंदब बंद करने का मतलब है कि यूरोप की पूरी ट्रैफिक जो जा रही है और आ रही है वो बंद हो जाएगी। अभी तो सिर्फ एक तेल का मामला है ना, तो लिहाजा इसकी जो एस्केलेशन है, और यही एक इस पूरी तनाज़े के अंदर सबसे जो आई थिंक हम सब के लिए एक ऐसा सबक जो पहले मौजूद नहीं था, जिसकी तरफ इशारा भी हुआ है कि जंगों में अब टैंकों का और मिसाइलों का और ड्रोन्स का तो रोल है ही, लेकिन मईशत का बहुत बड़ा रोल है, खास तौर पे मशरिक़ वस्ता जैसे जो तस्वीराती तौर पर हसास इलाका है। एम्बेसडर साहब, जो खुरम साहब बात कर रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि एसिमेट्रिक वॉर, एक तो वॉर है, वॉर का इम्पैक्ट है, वॉर के डैमेजेस हैं, वॉर का लॉस है, फिर इकनॉमिक लॉस है, और वो पूरी जब रिसेशन आएगा, क्रेडिट क्रंच होगा, जब इकनॉमिक बर्डन आएगा वो पूरी दुनिया फील करेगी इस वॉर का, ये दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा जो है वो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है, हम तो पाकिस्तान में अक्सर कहते थे ना जी इंस्टीट्यूशंस की रिफॉर्म्स करें,
अब तो यूनाइटेड नेशन की रिफॉर्म होनी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो उस तरीके से पावरफुल तो दूर की बात है, अब उसकी एग्जिस्टेंस ही चैलेंज हुई पड़ी है क्योंकि उसकी रेजोल्यूशंस को कोई भी नहीं मान रहा। सो एक बड़ा सीरियस चैलेंज है इस वॉर के बाद भी। लेकिन मैं ज़रा साथ में ये भी आपसे समझना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ज़ुबान है, उसमें जो फ्रस्ट्रेशन है, वो मज़ीद एस्केलेशन का बाइस बन सकती है या डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ भी उनको मजबूर किया जा सकता है? बिकॉज हम खुर्रम साहब को याद होगा, हम 2-3 साल से खुर्रम साहब भी पार्टिसिपेट करते रहे प्रोग्राम में मेरे, हम पॉपुलिज्म पे बात करते रहे बहुत ज़्यादा। खुर्रम साहब मेरे गेस्ट रहे इस मौके से। अब जो पॉपुलिज्म का डेंजर था जिसको डिस्कस करते थे, उसकी प्रैक्टिकल पिक्चर हमें नज़र आ रही है। अमेरिका जैसे मुल्क में, शायद दूसरे मुल्कों में छुप जाता था, लेकिन अमेरिका में बड़ा क्लियर दिख रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, कब बदल जाते हैं, अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सो हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन? ये जिस तरह की इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, जो ट्वीट किया है, ये मुझे ये लगता है कि ये एक साइन है प्रेसिडेंट ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन का, कि वो चाहते हैं कि कोई उनको फेस सेविंग सॉल्यूशन मिले या फेस सेविंग एग्जिट स्ट्रेटजी उनको मिले तो वो इस जंग से निकल सके। तो मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से ये जो अभी उनके सामने ये एक पेशकश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, ये 2 स्टेप फार्मूला, उनको ये फार्मूला एक्सेप्ट करना चाहिए। उनको ये भी अंदेशा ख़तरा है कि अंदरून मुल्क अमेरिका के अंदर उनकी ख़िलाफ़ जो वॉइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, ऑपोजिशन बढ़ रही है और डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो नॉकआउट इफेक्ट होता है दूसरे कमोडिटीज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें भी उनके लिए उनको कंसिडर करना होगा कि ये इन चीज़ों को कैसे हल किया जाए। तो इन सारी चीज़ों का हल सीज़ फायर है और इसके बाद एक लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल, सस्टेनेबल सोल्यूशन के तरफ नेगोशिएशंस में शामिल होना है। जहाँ तक बात अक़वाम मुत्तहिदा की, देखिए अक़वाम मुत्तहिदा बाय इटसेल्फ तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स उसको या इफ़ेक्टिव बना सकते हैं या इनफेक्टिव बना सकते हैं बाय इधर एक्सेप्टिंग कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए या नॉट एक्सेप्टिंग दैम। अभी तक हमने देखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी एफर्ट्स हुए हैं जंगबंदी के तरफ वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जहाँ पर अब फिर ये आ जाती है बात के गारंटोर्स कौन होंगे। अगर गारंटोर्स में दूसरे जो मेन पावर्स हैं रशिया और चाइना, और मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ क्योंकि माशी हालात की वजह से दूसरे जो 2 परमानेंट मेंबर्स हैं बरतानिया और फ्रांस, ये भी मेरा ख्याल है इस सीज़ फायर को गारंटी करने के लिए आमादा होंगे, क्योंकि उनका भी फ़ायदा इसी में है कि जल्द से जल्द जंगबंदी हो और जल्द से जल्द किसी सोल्यूशन के तरफ। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज मेकिंग अ फन ऑफ मैक्रोन, और वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पे भी अपने तंज के नश्तर बरसाए उन्होंने। ही डजंट टेक देम सीरियस बिकॉज उन्हें तो आते ही कह दिया था अपनी नेटो शेटो भी आप संभालें और खर्चे वर्चे अपने डिफेंस के संभालें। वो तो एक आपके ख्याल में वो दोनों की गारंटी ऐसी हो सकती है कि उसको जो है वो, देखिए वो भी परमानेंट मेंबर्स तो हैं, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल में सारे परमानेंट मेंबर्स एक बात कर रहे हैं और अमेरिका उस बात को नहीं मान रहा है तो वो फिर आइसोलेट हो जाएगा। और अगर वो खुद इस सोल्यूशन को मान चुका है और अपने गारंटीज फिर उसको एक्सेप्ट करनी होगी कि जी अब मैं गारंटी करता हूँ कि मैं इन चीज़ों को मानूंगा। देखिए एट द एंड ऑफ द डे एक सुपर पावर को किसी तरह हायल नहीं कर जा सकता है जब तक वो खुद ना माने, लेकिन अगर उसको उसके इंटरेस्ट में है कि ये जंगबंदी हो और कोई हल निकले, तो मेरा ये ख्याल है टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड कि वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार होगा, प्रोवाइडेड के कंडीशंस ऐसे हों जो उनके लिए फेस सेविंग उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले। राइट। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाने जंग से मुताल्लिक, उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। जल साहब, अमेरिकन आर्मी ने अपने एयरमैन की बाजियाबी के लिए एक सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। अमेरिकी प्राइड की बहाली के लिए कितना इम्पोर्टेंट था आपके ख्याल में, और क्या इस कार्रवाई की कामयाबी जो है वो इतनी है कि हम ये देख सकें कि जो वो अगला क्लेम कर रहे हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल हासिल करने के लिए भी एयरबोर्न ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, यहाँ तक भी जा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? देखिए, ये इन्होंने दो काम किया जी अमेरिकन ने। एक तो उनकी पॉलिसी है जी, एक डॉक्ट्रीन है, नो मैन लेफ्ट वाली, नो लास्ट मैन लेफ्ट। आप उसको लेकर आते ही आते हैं, और ऑलरेडी वो पहले भी कर चुके हैं इस तरह के ऑपरेशंस, वियतनाम में भी किया और उसके अलावा भी कर चुके हैं। देखिए, और दूसरी चीज उन्होंने टेस्ट किया है जी कि बूट्स ऑन ग्राउंड का C-130s गए हैं, हेलीकॉप्टर से इस तरह के रेस्क्यू मिशन तो हमने करते हुए देखे, बट C-130s का जाना, अब उसमें क्या चीज गए हैं, कितने लोग गए, दे टेस्टेड के बूट्स ऑन ग्राउंड का अगर हमने ये एक्सपीरियंस करना पड़ गया तो हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, हाउ प्रिपेयर्ड द इरानियंस आर। और फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी उनका एक टेस्ट था जो उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने अपना सोल्जर जो है वो वापस से बड़ा प्रोफेशनली निकालने के लिए एफर्ट किया, बट उसमें दे हैव लॉस्ट एयरक्राफ्ट्स आल्सो और हेलीज आल्सो। तो एक मिक्स सा सिग्नल मिलियंस गया। ऑफ डॉलर्स के वो जहाज हैं F-16 और आई थिंक E है F-16E, और वो एक जो F-15 था जो पहले गिरा, F-15। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जहाज उन्होंने जो है वो वहां और हेलीकॉप्टर जाया किए अपने। देखिए, उनके इक्विपमेंट या पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिबिलिटी। अब अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं तो उनको तीन चीजें असेस करनी है, और अमेरिका ने उन पे फैसला करना है। नंबर 1, हाउ मच कॉस्ट ऑफ ब्लड दे कैन अफोर्ड, क्योंकि फिर तो कैजुअलिटीज तो होंगी, फिर तो ये ऐसा नहीं है कि कैजुअलिटीज है। नंबर 2, टाइम। अफगानिस्तान में 20 साल, वियतनाम में 19 साल, इराक में भी 8-9 साल लगे। तो फिर ये आएंगे तो अपनी मर्जी से वो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द इरानियन रिस्पॉन्स, या वहां से किस तरह की एनवायरनमेंट मिलती है, जो विद एवरी पासिंग डे वहां पे सख्त होती जा रही है। अमेरिकन जो कहते हैं ना, हेल्प इज ऑन इट्स वे, तो वो हेल्प इसी तरह आई है कि आज उनकी यूनिवर्सिटियां हिट हो रही हैं, हॉस्पिटल्स हिट हो रहे हैं, स्कूल बच्चों का हिट हो गया। तो आई थिंक वो दैट मंत्रा तो इज गॉन। और नंबर 3 जो है, दैट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस, कि उनको थोड़ा सा भी देखिए। अब एक पायलट था जी कल, इरानियन भी सोल्जर्स बहुत से मरे होंगे, इनके शिप्स डूबे हैं, इनकी एयरफोर्स गिरी है, नोबडी स्पीक्स अबाउट दोज पायलट्स आर वो, क्योंकि ये कौम पेन लेना जानती है। इनके लिए शहादतें स्पिरिट ऑफ करबला से जुड़ के, इस्लाम से जुड़ के, एक इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द डेथ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर। तो इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक पे रहेगी। अगर वो परफॉर्म न कर सके तो वियतनाम देखे ना किस सन में हुआ, और आज तक वियतनाम के ऊपर इनको ताने मिलते हैं। तो दैट क्रेडिबिलिटी विल गो अवे, और वो क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो जाएगी। और फिर इनकी जो कंपिटिटर्स हैं मेन, लाइक चाइना एंड रशिया, आई थिंक उनका रेलेवेंस फिर बढ़ेगा, उनकी तरफ पिवटिंग ज्यादा बढ़ेगी। तो ये तीन चीजों को मद्देनजर रख के, बट विद प्रेसिडेंट ट्रंप आई थिंक he can do anything, but that will be at the cost of his politics and his presidency. ये मैं आपको बता दूं। राइट, हाँ, मिड टर्म है अभी, और मिड टर्म में उनके लिए फिर क्राइसिस होगा। टुवर्ड्स द वेरी एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। खुर्रम साहब, ये यूएई को जो कर्ज वापस करना है, इसके क्या रीजंस हैं, और क्या इससे पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अकाउंट हैं उस पर कितना प्रेशर पड़ेगा? बीइंग फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, आप हमें ज़रा समझाएंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है? जी, सबसे मुश्किल काम इस मामले में ये है कि बंदा क्या साराइयों से दूर रहे कि ये किस बुनियाद पर हुआ है। क्योंकि ये जरूर है कि यूएई ने अब हालिया सालों में, और ये एक हकीकत है जिसका हमें इदराक होना चाहिए, अपने आप को बहुत करीब किया है इसराइल के, नंबर 1। उसके साथ जाहिर है अमेरिका भी जुड़ा हुआ है एलाइज के साथ, और दूसरा इस जो बहुत कुर्बत की है इसराइल से, उसकी वजह से हमने देखा, अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं, कि 2 महीने पहले, कि यूएई और सऊदी अरब के दरमियान भी अब इख्तलाफात या कम से कम कोई दरार का आगाज हो चुका है। तो ये भी इस जंग का एक नतीजा है कि जो जीसीसी, जो एक यूनाइटेड फ्रंट आमतौर पे होता था, वक्तन फक्त उसके दरारें आती थी, लेकिन सऊदी अरब और कुवैत के चूंकि जो सरबराह थे वो सबसे ज्यादा उम्र रसीदा थे, उनकी इज्जत की जाती थी बतौर बुजुर्ग के, उनके जरिए ये मामलात को दोबारा एक मुत्तहिदा फ्रंट के तौर पे आ जाते थे।
इस जंग के बाद ये मुमकिन नहीं रहेगा और ये एक बड़ी दरारें डेवलप होंगी। इस तमाम जो गजा का एक इतना भयानक वाक़या हुआ, 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को इसराइल ने शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, लेकिन उस तमाम दौरान इसराइल और यूएई के दरमियान एयर फ्लाइट्स जारी रहीं। इसराइली सिटीजन्स छुट्टियां मनाने यूएई आते रहे और उनके जो दरमियान कारोबारी ताल्लुकात है वो भी बढ़ रहे। तो उसमें अगर मैं बहुत ही मोहतात रह के इसके क्या असराई करूं तो वो यही इशू है कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने जो एक बहुत न्यूट्रलिटी का स्टैंड लिया है ठीक, और कोशिश की है कि ईरान और अरब ममालिक के दरमियान जंग ना हो। अमेरिका के बिहेस्ट पे या किसी भी बिहेस्ट पे गालिबन यूएई का ख्याल ये था कि पाकिस्तान एक फर्क पॉलिसी ले, जिसका एक नतीजा हमने इस रीपेमेंट की सूरत में देखा है। राइट, फेयर इनफ। मेजर साहब, वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहता हूं अगर 30 सेकंड्स में आप और 30 सेकंड में जनरल साहब भी इसको कंक्लूड कर दें जरा। मैं सिर्फ कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि जी एक पायलट को एक्सट्रैक्ट करना अलग चीज़ है, यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम को इस्फहान की जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना बहुत अलग चीज़ है और बहुत मुश्किल चीज़ है। वो मुमकिन नहीं है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये जिस किस्म की कोशिश कर ले अमेरिकन, लेकिन वो बहुत ही एक मुश्किल और ख़तरनाक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि वहाँ से रेडिएशन फैल सकता है और वो रेडिएशन सारे खित्ते में फैलेगा। राइट, आपके लिए पॉसिबल नहीं। 30 सेकंड जनरल साहब। जी देखिए, मैं अब्बासी साहब यही कहूंगा कि हम इस वक्त तो अमेरिका की बात कर रहे हैं और ईरान को भी हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली बहुत बेहतर पोजीशन पे है। कब तक रहेगा, दिस इज येट टू बी सीन। ये जंग के अपने ही एंगल्स होते हैं जी, जंग की अपनी आउटकम्स होती हैं। आज हो सकता है आप ऑपरेशनली स्ट्रेटेजिकली एट अ बेटर प्लेस हो और कल आप ना हो, ऐसा कोई आपका नुकसान हो जाए, आपका कोई ऑपरेशनल ऐसी फेलियर्स हो जाए या डिप्लोमेटिक, क्योंकि अभी तो फ्रेंड्स आपको अवेलेबल हैं किसी न किसी शक्ल में, क्योंकि इसके बाद ईरान ने एक नए इस रीजन में एक नई अप्रोच के साथ जाना है। तो आई थिंक ऑफ रैंप तीनों का टिपिंग पॉइंट आया हुआ है, इनको ऑफ रैंप की जरूरत है और पाकिस्तान और ये वाला जो कार्ड है, दिस इज द बेस्ट ऑफ रैंप अवेलेबल टू देम। राइट, थैंक यू सो मच। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, ज़मीर अकरम साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे आपने गुफ्तगू ना। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।